एक मिनट बच्चों, मुझे अटेंड करना पड़ेगा ये। मिस्टर अरविंद, हाँ अरविंद, हमने आपके पास फोन किया था, आज आप लेकर मत आना मेरी। टावर 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 3 502 दिनेश जिंदल बोल रहा हूँ मैं। और कल भी नहीं लेके आना ना? कल लेके आना है। नहीं, कल लेके आना है, आज नहीं जाना। ठीक, बोल देना छोटू को है। हाँ स्लिट है बच्चों। अब स्लिट ड्रा करने में थोड़ा मुझे को टाइम लग जाता है, उसमें से लाइट भी पास होती दिखानी है। तो ये स्लिट है, स्लिट नैरो रेक्टेंगुलर ओपनिंग, नैरो रेक्टेंगुलर ओपनिंग। इतना कहने भर से आप बात समझ गए होंगे। ये 3D डायग्राम बनाने मुझे टाइम लग जाएगा, बट एक बार बनाकर दिखाना है। बस हो ही गया है, बस जल्दी से कर दूंगा इसको मैं और फिर समझा दूंगा। ये नैरो रेक्टेंगल, कोई स्क्रीन है, किसी कोई प्लेट है, ओपेक प्लेट, कोई जैसे किस स्टील की प्लेट हो गई या किसी और मटेरियल की प्लेट है। इसमें रैक ओपनिंग बिल्कुल नैरो है, बट क्या करें भाई, ड्राइंग बनाकर दिखानी है तो मुझे इस प्रकार से बनाना ही पड़ेगा। ये थोड़ी तकलीफ है, बोर्ड भी चिकना है, बट आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस। कन्वेक्स लेंस बनाया मैंने, कन्वेक्स लेंस की सर्कुलर बाउंड्री होगी, बीच में से फूला होगा। कन्वेक्स लेंस के फोकल प्लेन पे ये मैंने पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रख दी, और ये लाइट इस स्लिट, इस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को, यानी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को कन्वेक्स लेंस ने पैरेलल वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर दिया है, सॉरी प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर दिया है। इस स्लिट के सामने, नैरो स्लिट के सामने, ये नैरो स्लिट का प्रत्येक पॉइंट, अगर ये बिल्कुल नैरो है, प्रत्येक पॉइंट लाइक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट दुनिया भर की पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट यूं से उसे लीजिए एक लाइन के अंदर अरेंज है। और बच्चों बात यह है कि इसके आगे बहुत अच्छा डायग्राम मैं देख रहा हूँ, मैं अपने इसमें नोट्स में भी देख रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ, तो गुड डायग्राम नहीं बना पा रहा हूँ मैं, बट आप समझ जाओगे। इसके सामने एक स्क्रीन और रखी जाएगी, ओपेक स्क्रीन। इस स्क्रीन में दो स्लिट्स एक दूसरे के पैरेलल, जो इसके भी पैरेलल होंगी, बना रखी है हमने। एक स्लिट ऐसे है बच्चों, एक स्लिट ऐसे है, क्योंकि YDSC का वर्णन, YDSC से रिलेटेड क्वेश्चंस में खाली एक सेक्शनल डायग्राम के जरिए आप ये सारा किताबों में आप पढ़ते हो, और उसमें कुछ कंफ्यूजन रह जाता है, और कंफ्यूजन है तो भैया फिर कई अच्छा क्वेश्चन को आप गलत ना कर दो, इसलिए इसका एग्जैक्ट, ये दो स्लिट हैं, इसको तो सोर्स स्लिट कहूंगा मैं आगे, इस स्लिट को S1 कहूंगा, इस स्लिट को S2 कहूंगा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस में आगे अभी जब पूरा ट्रीटमेंट मैथमेटिकल करवाऊंगा तो इसको स्मॉल d कहूंगा। और इनके, इसके सामने एक स्क्रीन है बड़ी, स्क्रीन का प्लेन, प्लेन ऑफ स्लिट्स के पैरेलल है भाई। नोट्स का मैंने पेज बोला था, उस पे आप देखते रहे। इस पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, इस प्रकार से अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज बनेंगी। ये डिस्टेंस स्क्रीन और जहां पर, यानी द रीजन ऑफ क्रॉस ओवर ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स, तो जो कोहेरेंट वेव्स इस स्क्रीन को के अलग अलग पॉइंटों पर जब पहुंचेंगी तो वहां पर फेज डिफरेंस की, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। तो कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, कहीं पर डिस्ट्रक्टिव, कहीं पर बीच की कोई इंटेंसिटी कंडीशन होगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। बट एक चीज बताएं, इस डिस्टेंस को मैंने कैपिटल डी कहना है, और क्योंकि यहाँ इन दोनों सोर्सेज से निकलने वाली रेज, लाइट, सॉरी ऑप्टिकल वेव्स यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, नियरली पैरेलल होनी चाहिए, तो दिस डी मस्ट बी ग्रेटर देन स्मॉल डी। तो इस कंडीशन के साथ ये हमारे पास YDSC है। एक बार 3D डायग्राम मैंने बता के आपको बताना था।
लेकिन अब क्या करूंगा बच्चों, ये तो इसके जरिए तो मैं कुछ कैलकुलेशन नहीं करवा सकता। एक वर्टिकल प्लेन से, इस बोर्ड के अकॉर्डिंग एक वर्टिकल प्लेन से मैं एक सेक्शन लूंगा इस पूरे डायग्राम का। तो जब कन्वेक्स लेंस का सेक्शन लूंगा तो वर्टिकल प्लेन से इसका बीच का फुला हुआ पार्ट ये दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। तो कन्वेक्स लेंस का तो वर्टिकल प्लेन से सेक्शन ऐसा दिखाई देगा जी। इसका वर्टिकल प्लेन से सेक्शन कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा जी। बीच में से एक ब्रोकन दिखाई देगा, ये स्लिट जहां थी वहां पर ये लाइन आपको बीच में गैप दिखाई देगा। इसको सोर्स स्लिट एस बोल देंगे। और ये क्या दिखाई देगा आपको? ये दिखाई देगा, ये बड़ी सी स्क्रीन थी हमारे पास जिसमें तो स्लिट थी। ये लाइन दिखेगी और ये लाइन दिखेगी और ये लाइन दिखेगी और दो लाइनों के बीच में गैप दिखेगा। ये गैप एक्चुअली ये स्लिट है। ये गैप भी बेसिकली क्या है? ये स्लिट है, स्लिट स्लिट स्लिट। ये ऐसे दो स्लिटों के बीच में ओपेक पार्ट, ये स्लिट। मैंने 3D डायग्राम बना दिया है, उसको एक वर्टिकल प्लेन से मैंने पूरे डायग्राम का सेक्शन ले लिया। उस सेक्शन को मैं बोर्ड पे दिखा कर ही कैलकुलेशन कर पाऊंगा। इसको बोलूंगा S1, इसको बोलूंगा S2। ठीक है भाई, ये स्लिट S। और स्क्रीन के ऊपर, इस स्क्रीन का भी उस वर्टिकल प्लेन से स्क्रीन की जगह भी क्या दिखाई देगी? एक आपको लाइन दिखाई देगी। ये इसके बाद आपको सारे इमेजिनेशन ठीक से हो जाएंगे। इमेजिनेशन की गड़बड़ होने के कारण से कई बार अच्छा क्वेश्चन आपको मालूम ही नहीं है क्या अरेंजमेंट है, ऐसे ही सारा कुछ सेक्शनल डायग्राम आपने देख रखा है। ये स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर कहीं पर फर्स्ट ब्राइट, कहीं पर सेंट्रल मैक्सिमम, कहीं पर बीच में डार्क यानी डार्क फ्रिंज आ गई, इधर भी डार्क फ्रिंज आ गई। फिर फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट डार्क D1, फर्स्ट डार्क D1, ये तो सेंट्रल मैक्सिमम है। फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर ये फर्स्ट ब्राइट दोनों साइडों में। इस प्रकार से इसमें इंटरफ्रेंस पैटर्न बनेगा। तो ये YDSC का जो अरेंजमेंट है मैंने ये बनाया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही उपस्थित होता है कि सर जी आप ये पूछोगे कि ये दोनों कोहेरेंट सोर्स की तरह कैसे बिहेव करेंगी, और यही तो बताना है। नहीं, यही तो नहीं बताना, ये बताकर हमने आगे शुरुआत करनी है। मेन हमारा मकसद है इस स्क्रीन पे कहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, कहां पर डार्क फ्रिंज बनेगी। यहाँ से कितनी दूर पर तो ब्राइट फ्रिंज होगी, कितनी दूर पे डार्क फ्रिंज होगी। एक ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, एक ब्राइट फ्रिंज और नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज में कितना डिस्टेंस होगा, ये सब हमने कैलकुलेशन करनी है। तो ये तो गंदा सा डायग्राम है भाई, क्योंकि 3D डायग्राम का सेक्शन लेकर मैंने आपको बताना था। ये तो एक बार मिटाना पड़ेगा। ढंग का डायग्राम बना के सेक्शन डायग्राम तो खूब अच्छा बन जाएगा। 3D डायग्राम बनाने में बोर्ड पे, चिकने बोर्ड पे बड़ा सा है, ठीक से नहीं बन पाया था, बट समझ आप गए होंगे। ठीक से आप बना हुआ नोट्स में देख लें। तो बच्चों सबसे पहले तो ये कोई स्लिट है, नैरो स्लिट का सेक्शन दिखा दिया। और भाई इस नैरो स्लिट से ये स्क्रीन है सामने वाली। इस नैरो स्लिट पे किसी एक पॉइंट को कंसीडर कर लें, बस उस पॉइंट सोर्स को कंसीडर कर लें। ये वो स्क्रीन है जिस स्क्रीन में दो नैरो स्लिट्स हैं एक दूसरे के पैरेलल, और दोनों ही इसके भी पैरेलल स्लिट। ये स्लिट ऐसे है यूं, ये स्लिट यहाँ पर ऐसे है यूं, ये स्लिट भी यहाँ पर ऐसे है यूं। एक स्लिट यहाँ पर, एक नैरो स्लिट यहाँ पर। ठीक है बच्चा लोगों, बहुत जल्दी अभी हम सारी एनालिसिस कर लेंगे। थोड़ा सा कष्ट और है बस अभी। इसको बोल दिया मैं S1, इसको बोल दिया मैं S2। ये मेन स्लिट S, जिसको हम अक्सर सोर्स स्लिट बोलते हैं।
यहां से जब वेव निकलेंगी स्पॉन्टेनियस एमिशन के प्रोसेस में, जब भी यहां से कोई वेव निकलती है, सपोज डेल्टा फेज में वेव निकलती है, किसी भी एक टाइम को कंसीडर करें, सपोज इसको 0 टाइम में मान लो, तो 0 टाइम वेव, यहां से निकलने वाली वेव का फेज डेल्टा है, और ये डेल्टा टाइम पे जबरदस्त डिपेंड करेगा। मतलब ये कि यहां से यहां पर अगर क्योंकि स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोसेस है, कभी कोई वेव लाइट छोड़ेगी, कभी कोई वेव लाइट छोड़ेगी। तो देखिए जरा, बेशक से डेल्टा टाइम पे कैसे ही डिपेंड करे, यहां से निकलने वाली वेव जब यहां पहुंचती है, सपोज दिस लेंथ, पाथ लेंथ इज L1, again if some transparent medium is filled from here to here, then instead of L1 we will take the optical path corresponding to L1 if L1 is geometrical path। तो भाई ये मान के चले, मैंने जब L1 लिखा है तो इसमें इसको ऑप्टिकल पाथ में कन्वर्ट करके ही लिखा है, और ये रास्ता है सपोज L2। तो जिस टाइम पे यहां से निकलने वाली वेव का फेज डेल्टा है, सपोज ये जो लाइट है कोहेरेंट सोर्स, इससे निकलने वाली लाइट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। अब आप उत्तर लिखने के लिए तैयार रहें। जिस समय, जो भी समय है, 4:55 तुम आंसर लिखोगे तब तक 56 मिनट हो जाएगी। तो उस समय सपोज यहां से निकलने वाली वेव का सोर्स डेल्टा है, तो यहां से उसी समय यहां से निकलने वाली वेव का सोर्स डेल्टा 1 कितना होगा, और यहां से निकलने वाली वेव का फेज, मैं पता नहीं क्या बोल गया भाई, यहां से निकलने वाली वेव का फेज डेल्टा है, उसी समय यहां से निकलने वाली वेव का फेज डेल्टा 1 कितना होगा, यहां से निकलने वाली वेव का फेज डेल्टा 2 कितना होगा। जल्दी से लिख दो बालकों। मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लास 4:30 बजे ही लगा करेगी बच्चों, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, मुझे नॉर्मली हर रोज ही तो मार्केट में जाना पड़ेगा। बहुत अच्छे शिवम, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एंड युक्ति जी बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, युक्ति मेडिकल, सो गुड, सो गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। तो 2 बच्चों ने तो लिख ही दिया है, और भी आई थिंक आसान क्वेश्चन सोच के नहीं लिखे होंगे। बहुत अच्छा लिखे हो आयुष, आप भी शाबाश बेटा। आयुष, L1 को मैंने ऑलरेडी क्या ले लिया, हाँ मैंने L1 को क्या ले लिया, बिल्कुल आपने इस बात का पूरा सामान रखा है, ऑप्टिकल पाथ ले लिया। तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा, 2 पाई बाई लैम्डा नॉट L1 वगैरह, है ना। तो ध्यान रखें, एक बार लैम्डा नोट तो मैंने शुरू में एक बार आपको समझाना था, तो बताया था लैम्डा नोट हमने किस में लिया है, वैक्यूम में वेवलेंथ ली है, और मीडियम में फिर लैम्डा ले ली है। तो आप लैम्डा सिंबल ही प्रयोग कर सकते हैं, अनलेस वी स्पीक पर्टिकुलरली अबाउट द मीडियम। मीडियम के बारे में अगर पर्टिकुलरली बोले तो बेशक से हम सिंबल चेंज करेंगे, अदरवाइज हम लैम्डा सिंबल ही ले लेंगे। आप लैम्डा नोट भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो इक्वली गुड। तो बिल्कुल ठीक बोले आयुष तुम। यहां से उसी समय फेज कितना होगा, डेल्टा और -2 पाई बाई लैम्डा इंटू L1, और ये कितना, डेल्टा -2 पाई बाई लैम्डा L2। तो आप देखो आराम से, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 में जो नाश की जड़ थी वो तो खत्म होगी, डेल्टा से तो डेल्टा कट गया, कितना आ गए, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू L2 माइनस L1। तो भाई स्पॉन्टेनियस एमिशन कैसे होता रहे, यहां से निकलने वाली वेव्स के बीच फेज डिफरेंस कितना रहेगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू L1 माइनस L2, L2 माइनस L1 या L1 माइनस L2, जिस प्रकार से आप सेपरेट करना चाहें वो आपकी मर्जी। तो दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स कमिंग आउट फ्रॉम दिस एट एनी टाइम। किसी भी समय यहां से निकलने वाली वेव्स के बीच में इतना फेज डिफरेंस रहेगा।
और ये टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाला है, यानी ये दोनों स्लिटों के प्रत्येक पॉइंटों से निकलने वाली वेव्स कोहेरेंट वेव्स होंगी। मैं अब ये स्लिट ऐसे है, इस स्लिट के ऊपर भी मैं एक पॉइंट कंसीडर करूंगा, अभी इस स्लिट के ऊपर भी एक पॉइंट कंसीडर करूंगा और बाकी सारी बात हो जाएगी, चिंता ना करें, धीरे धीरे। तो कोहेरेंट सोर्सेज बनानी थी, वो बात हमने सीख ली। अब यहाँ पे देखना बच्चों, अभी आप डीसी पांडे शायद करने का टाइम ना मिले, जब डीसी पांडे हम वे ऑप्टिक्स की लगाएंगे और एचसीवी भी लगाएंगे, यानी सोल्व करेंगे, और मेडिकल वाले भी एचसीवी देखेंगे। एचसीवी में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है वे ऑप्टिक्स के। तो आप ये देखोगे बच्चों कि बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बनेंगे ना बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस में यही मेन चीज होगी, यानी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन में एग्जामिनर यही अपनी पूरी कारीगरी दिखाएगा, L1 L2 को कैसे कैसे मैनेज करके और यहां से निकलने वाली वेव्स के बीच एट द सोर्सेज फेज डिफरेंस कुछ लेकर इंटरफेरेंस के क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन प्रैक्टिकली, जो प्रैक्टिकल यूज के लिए यंग YDSC एक्सपेरिमेंट में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जो यंग साहब ने और हम लोग एक्सपेरिमेंट करते वक्त लैब में, हम दोनों को इससे इक्वी डिस्टेंट रखते हैं, यानी L1 और L2 बराबर होते हैं। तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 इफ L1 इक्वल टू L2, तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इस बात को ही कंसीडर करके इंटरफेरेंस पैटर्न जो ओरिजिनल YDSC का है उसको ट्रीट करने वाला हूं। उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस सेंट्रल मैक्सिम की पोजीशन एक आराम की जगह पे हो जाएगी। अगर डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 जीरो नहीं है तो क्या होगा, वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा यार, कोई खास चिंता की बात नहीं, बहुत आसान बात है वो। यानी डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 जीरो लेकर मैं अभी एनालिसिस करवाऊंगा, वो मेरे हाथ में है। थोड़ा सा इस प्लेन को ऊपर नीचे खिसका के ही यहाँ से L1 L2 बराबर हो जाएंगे, यानी दोनों स्लिटों के बीच का जो मिड पॉइंट है बिल्कुल उसके सामने ही तो एस करना है, जो बहुत आसानी से हम कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे मैं YDSC प्रोसीड कर रहा हूँ, ये चीज मैंने बतानी थी, बत गई है। तो हमने करना क्या है YDSC में, ये बात भी आपके मैंने थोड़ी देर पहले बता दी थी। जिस स्क्रीन पे कोहेरेंट वेव्स सुपरपोज करेंगी स्क्रीन के अलग अलग जगह पर, कहीं पर वो पाई के फेज डिफरेंस में मीट करेंगी, कहीं पर 2 पाई, कहीं 4 पाई, 5 पाई वगैरह, तो स्क्रीन पे कहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, कहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होगा, ये सारा कुछ हमने खोजना है। तो सेक्शनल डायग्राम के जरिए ही बता रहा हूं। अब इधर जो सोर्स वोर्स है उसको मैं नहीं दिखा रहा हूं, मैं हमारे लिए सोर्स तो अब ये स्लिट ही रह गई, एस बोल दिया इसको हमने। पीछे कन्वेक्स लेंस और वो सब दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, 1% भी जरूरत नहीं है। ये दो नैरो स्लिट्स, टू नैरो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस स्मॉल डी, और ये स्मॉल डी सचमुच ही स्मॉल डी, सचमुच ही स्मॉल होता है। बहुत सारे YDSC में जो स्क्रीन है प्लेन ऑफ स्लिट से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख दी हमने, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर अवे। लाइट का भी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं होता, जैसा मैंने बोल दिया, वो तो स्किल तो लैब में कोई गया है बंदा, उसके पास या तो कुछ माथापच्ची करके डेवलप हो जाएगी, नहीं तो टीचर या एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेके उसको इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करना आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से किया तो फिर ऑब्जर्व करना आसान है। ये एक बार बता रहा था मैं इस दौरान आपको, ड्राइंग में भी थोड़ा सा ठीक मैं कर लिया हूँ। तो ये ओपेक प्लेट है जिसमें दो स्लिट हैं भाई, इसको मैं S1 बोल दूं, इसको S2 बोल दूं। अब मैं ऑलरेडी एक चीज लेकर चल रहा हूं, ऑल्दो L1 L2 ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर L1 इज इक्वल टू L2 है अगर, तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 जीरो है, नहीं तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, अभी जैसे बच्चों ने लिखा, कईयों ने बिल्कुल ठीक लिखा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये बता दिया है, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम होगी तो मैं इस बात को मिटा दूंगा।
अब ये डिस्टेंस मैं ऑलरेडी बोल चुका था कितना है, ये डिस्टेंस है बच्चों d, तो थोड़ा सा और कर दूं, ये डिस्टेंस क्योंकि d है और मैंने सिमेट्रिकली रखा है दोनों को, तो ये भी d/2 होगा, ये भी d/2 होगा। कोई बात समझ में नहीं आए तो बोल देना बच्चों। S2, this distance is d, और अब वो स्क्रीन, मैं एक बात अधूरी छोड़ गया, प्लेन ऑफ स्लिट्स और स्क्रीन के बीच डिस्टेंस जो कैपिटल डी, जिसके लिए मैंने सिंबल यूज किया है, एंड दीज आर स्टैंडर्ड सिंबल्स। हालांकि ये डिस्टेंस भाई इससे हजारों गुना ज्यादा बड़ा है, आमतौर पे ये 1 मीटर और ये 1 mm होता है, बट बोर्ड की अपनी औकात है, यहाँ पर मैंने लिखना भी है, पूरे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी करना है, तो इसलिए मैं ऐसा ही दिखाऊंगा बालकों, ठीक है। सो दिस इज वेरी स्मॉल as compared to this. Let me write it again. This is capital D, and I already, as I told you, this capital D is much greater than D. Why it is that? Please answer me. ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसा हम क्यों करेंगे? बोलो बच्चों, पढ़ा रखा है, ऐसा हम क्यों करेंगे? Why D must be much greater than small d? हाँ बिल्कुल आयुष शर्मा, सो गुड बेटा, बिल्कुल शिवम, सो गुड, बिल्कुल ठीक बोला है। Unless we do that, the interfering waves will not be approximately parallel. Interfering waves must be approximately parallel. तो उसके लिए हमने ऐसा किया है। यस, बिल्कुल ठीक लिखे हो युक्ति मेडिकल। तो भाई सबसे पहले तो इसकी खोजबीन लें, सब यहाँ से चलने वाली वेव इधर फैलेंगी, इधर फैलेंगी, सब जगह तो जाएंगी। यहाँ से आने वाली वेव जो इधर आई, यहाँ से आने वाली वेव जो इधर आई, तो क्योंकि एंड this point on the screen is equidistant from the two slits. दो स्लिट, ये स्क्रीन ऐसे है, अगेन आई टेल यू, दिस स्क्रीन इज ऐसे, दिस स्क्रीन इज ऐसे, स्लिट्स ऐसे हैं, ऐसे। तो दिस पॉइंट ऑन द स्क्रीन which is equidistant from both the slits, which is equidistant from both these point sources. स्लिटों के ऊपर मैंने एक एक पॉइंट लिया है, क्योंकि ये रास्ता और ये रास्ता बराबर है। यहां से यहां तक का ऑप्टिकल पाथ जो डिक्रीज हुआ वो कितना होगा, उसके कारण जो फेज चेंज हुआ 2 पाई बाई लैम्डा इंटू, सपोज ये x है, सपोज ये भी कितना 2 पाई बाई लैम्डा x। तो यहाँ पर जब दो वेव पहुंचेंगी उनके बीच फेज डिफरेंस इतना ही होगा जितना यहाँ से निकलते वक्त था, और यहाँ से निकलते वक्त इतना था, और यही जीरो था, तो यहाँ पर भी जीरो होगा। यानी जब वेव्स यहाँ से निकल के और यहाँ से निकल के यहाँ पहुंचेंगी बालकों, if delta 1 minus delta 2 is 0, that is if L1 minus L2 is 0, then both the waves reaching here will be in same phase. तो यहाँ पर क्या बनेगा बता दो, इस जगह पर क्या बनेगा? सेम फेज मतलब जीरो फेज डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या बनेगा, उसका एक बहुत सम्माननीय नाम है, बिल्कुल आयुष शर्मा, दैट विल बी सेंट्रल मैक्सिमम। यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम सीएम साहब सजेंगे, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा। बहुत अच्छी बात भाई, बहुत अच्छी बात। तो सेंट्रल मैक्सिमम यहाँ पर बन गया। इससे गए हम थोड़ा दूर गए। अच्छा बस एक और बात है कि अगर डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 जीरो नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे बनेंगे, अगर डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 जीरो नहीं है, ठीक, तो यहाँ के बजाय सेंट्रल मैक्सिमम कहाँ होगा, या तो इसके कुछ ऊपर हो जाएगा या इसके कुछ नीचे हो जाएगा। कहाँ होगा, ये तो क्वेश्चन बनेगा ना, और सोल्व भी करेंगे। डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 जीरो नहीं है, तो कोई पॉइंट या तो सेंट्रल मैक्सिमम वाली ये जो पॉइंट, व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट बिटवीन द स्लिट्स अपॉन द स्क्रीन। स्लिटों के
बीच के मिड पॉइंट से स्क्रीन के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया तो वो फोटो परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों से बराबर दूरी पर है। ठीक, ऐसी एक लाइन बनेगी स्क्रीन के ऊपर, वो बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। तो ये सेंट्रल मैक्सिमम बन गया यहाँ पर। सेंट्रल मैक्सिमम ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, अगर L1 L2 डिफरेंट है तो। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। कितना ऊपर होगा कितना नहीं होगा, L1 L2 पे अरेंज करेंगे, वो बहुत कुछ करेंगे, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अभी ये मान के कि ये सेंट्रल मैक्सिमम है, हम ये देखें इस जगह से, इसको मैं ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ले लिया सेंट्रल मैक्सिमम को। ठीक है बच्चों, यहां से y दूरी पर स्क्रीन पे कोई पॉइंट है, y दूरी पर। अब P पर ये इंटरफीरिंग सुपरपोजिंग वेव्स क्या गुल खिलाएंगी, ये गुल हमने देखना है। देखते हैं यहाँ क्या गुल गुलगुला खिलाएंगी ये। यहाँ से जाने वाली वेव यूं गई, जे वेव को कई बार ऐसे डायग्राम बना के थोड़ा अच्छा सा लगता है। ऐसे यहाँ से जाने वाली वेव ये गई, ये इस ऑप्टिकल पाथ को मैं x1 बोल दूं, इस ऑप्टिकल पाथ को मैं x2 बोल दूं। तो सारा कुछ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 करना पड़ेगा। इस जगह का डिस्कशन हो चुका, इस डायग्राम को, ये इसको मिटा देता हूं मैं, क्योंकि बहुत सारी लाइनें खींचनी है तो ये फिर बाधा डालेगी हमारी ड्राइंग में। तो भाई x2 माइनस x1 निकाल के, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकाल के, और भाई फिर 2 पाई बाई लैम्डा से मल्टीप्लाई करके, फिर फेज डिफरेंस निकाल के, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। बस यही तो करना है। और फेज डिफरेंस कितना होगा तो क्या होगा, ये सब कुछ ऑलरेडी हमें मालूम है। तो जनाब बस हो गया है, हो गया। ज्यादा कोई तकलीफ की जरूरत नहीं है, पहले तो बिल्कुल आसान तरीके से कर दें। द पॉइंट P as looked from the plane of the slits, प्लेन ऑफ स्लिट्स की जगह से हमने पॉइंट P की तरफ देखा, ये लगभग पैरेलल है x1 और x2। दीज आर नियरली पैरेलल बच्चों। भैया ये 1 mm का इतनी दूरी पे है, जितनी मोटी ये लाइन है उससे भी कम, जितनी मोटी ये लाइन है उससे भी कम डिस्टेंस है दोनों के बीच में। और ये जितना डिस्टेंस है उससे लगभग दुगने से भी ज्यादा बड़ा है, 1 मीटर का डिस्टेंस है ये। तो अप्रोक्सीमेटली पैरेलल है बालकों। तो यहां से देखेंगे, यहां से अगर देखेंगे पॉइंट P को, तो पॉइंट P को देखने की डायरेक्शन सपोज ये हुई। मैं दो तरीकों से करवाऊंगा, एक तो एनसीईआरटी मेथड से, या फिर जैसा तकरीबन जगह पर होता है और उसकी जरूरत भी पड़ती है, और वो बहुत सारे लोग करते हैं तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए, वो भी करूंगा। बट पहले एक बार आंसर तो तुरंत निकाल दें। एक चीज जो तुरंत आपको जो याद रहनी रहनी चाहिए वो तो कर ही दें। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन जब करने होंगे तो इसी मेथड को हम फॉलो भी करेंगे। यहां से हमने देखा सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये लगभग पैरेलल है यार, ये एक्चुअली लगभग, तो ये भी ये ऐसे हैं, ये दीज आर लाइक दिस, ऐसे हैं यार ये बच्चों। दिस एंगल इज ऑल्सो नियरली थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो नियरली थीटा। तो कुछ देर के लिए मैं स्क्रीन को मिटा दूं, यहाँ से दिखाऊं ही नहीं, तो ध्यान रखना। भाई क्या करें, तो आपको समझने में दिक्कत इसलिए होगी ये बात, क्योंकि जो बात है वो इस ढंग से है ही नहीं, लिखा मैंने ड्राइंग बना ही नहीं रखी, बोल के ही बात कहनी पड़ेगी। तो शायद आप समझ गए होंगे। x1 x2 नियरली पैरेलल हैं बच्चों, x1 x2 नियरली पैरेलल हैं, ये आपने समझना ही पड़ेगा। तो कुछ देर के लिए स्क्रीन को मिटा देता हूं, नहीं तो फिर आपको समझने में बाधा पड़ेगी। मेरे को भी बताने में बार बार इसको मिटाता रहूंगा और ये करता रहूंगा, क्या यार बच्चों को समझ में आया नहीं। दिस इज टुवर्ड्स पॉइंट P। छोटू जी, हाँ जी। आपके पास 3 बार फोन कर चुका मैं आज। सर मैं दूध चाहता हूँ, जब फोन उठाता नहीं हो। सुबह भी किया था, दोपहर में भी किया था, 3-4 बजे भी किया था। एक बार तो सप्लाई के बाद जाने के बाद इसको मैं मोबाइल को छेड़ता नहीं हूँ, जब मैं दूध सप्लाई करने आता हूँ जब भी उठाता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, आज हमने उसके लिए मना करना था, दूध के लिए, इसलिए किया था। ठीक है, अरविंद ने उठा लिया था, अरविंद को हमने मैसेज दे भी दिया था। आप इसके पास मोबाइल आता ना, मेरे पास मैं रख देता हूँ मोबाइल में, जब सप्लाई करने चलता हूँ जब ये उठाता हूँ इसको। कोई नहीं, और आप कल ले आना, ठीक है, आज मत लेकर आओ।
और कल अच्छा लेके आना, क्योंकि हमारे दूध यूज हो ही नहीं रहा है, वो बदबू आती है, तो ना तो चाय पी जाती है उसकी, ना दही खाई जाती है, दूध तो पीने का स्वाद ही नहीं उठता। ठीक है, कल अच्छा लेकर आना। ठीक, ओके, बाय बाय। तो बच्चों मैं कुछ बाद में बना दूंगा बालकों स्क्रीन। मैं जो बात बताना चाहता हूँ यार, मुझे परेशानी हो रही है क्योंकि पैरेलल लग ही नहीं रहे थे वे। तो कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक पेन है, उस पेन के जरिए लिखूंगा टू टुवर्ड्स टुवर्ड्स पॉइंट पी ऑन स्क्रीन, टुवर्ड्स पॉइंट पी ऑन स्क्रीन, टुवर्ड्स पॉइंट पी ऑन स्क्रीन, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है साहब, तो मैं क्या करूं, ये इसके बाद देखो, मैंने इन सारी पैरालाइंस के ऊपर एक परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। तो ये वाली वेव का जो भी ऑप्टिकल पाथ ज्यादा था, वहां तक, यहां से लेकर वहां तक तो ये रास्ता भी, वहां से लेकर यहां तक तो ये रास्ता भी। अब सोच लो, इसको अब आपने मिला दिया, तो ये है x1, और ये था यहाँ से यहाँ तक x2 था, तो यहाँ से यहाँ तक तो इसको मैं अगर मिला दूं ऐसे, तो भाई बच्चों ये भी x1 हो गया, ये भी x1 हो गया, और ये एक्स्ट्रा पाथ है, यानी x2 माइनस x1 इतना है। तो x2 माइनस x1 दोबारा से ही बनाऊंगा, इस बात को नहीं समझ पाओगे तो किसी दूसरे तरीके से ही बताऊंगा, बट ये बहुत जरूरी है। सो दिस इज x2 माइनस x1, इट इज दिस विच वी वांट, x2 माइनस x1, और जिसको मैं डेल्टा x कहूंगा, जिसको मैं क्या कहूंगा, डेल्टा x कहूंगा, x2 माइनस x1 ये है, राइट। अब मैं एक बार के लिए जिद छोड़ रहा हूं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की। अगर ये हवा है और वैक्यूम है, तो जो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस होगा वही ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस भी होगा। ठीक, अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग मीडियम है, तो फिर हम ये ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंसों को म्यू से मल्टीप्लाई कर कुरा कर और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट कर लेंगे, वो में आता है। तो मैं खाली ज्योमेट्री यूज कर रहा हूं, उसमें ज्योमेट्री यूज कर रहा हूं। तो इस डेल्टा एक्स की वैल्यू आप देखो जरा, ये तो है डी, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके परपेंडिकुलर तो ये लाइन, इसके परपेंडिकुलर तो ये एंगल भी थीटा हो गया। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हो, दिस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, दिस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू साइन थीटा। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। एक बार ये कर देता हूं, आई नो कि आपको कुछ कम बात समझ में आ रही होगी, थोड़ी देर में बहुत अच्छे से आ रही होगी, और कई बच्चों को अभी पूरी समझ में आ भी गई होगी, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो जब यहाँ पर वेव्स मिलेंगी स्क्रीन पे पॉइंट पी पर, तो उनके बीच में इतना ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस होगा। ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस निकाल लें, कोई नहीं, ऑप्टिकल भी निकल जाएगा, चिंता ना करो। अगर हवा है और अक्सर होगी, या वैक्यूम और हवा की तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फ्री स्पेस के लगभग बराबर ही हैं। अगर कोई अलग अलग मीडियम हो, अलग अलग स्लिट से स्क्रीन तक, तो वो भी देख लेंगे, कोई खास बात नहीं। तो मैंने डेल्टा एक्स यानी x2 माइनस x1 निकाल दिया है, इसकी वैल्यू आई डी साइन थीटा। अब डी साइन थीटा आपको दिखा दें क्या है, देखो भाई बच्चों, साइन थीटा दिखा दें। ये था पॉइंट पी ये था, ये दोनों स्लिटों के, अभी सारा कुछ डायग्राम बना दोबारा ही बनाऊंगा, इस तरीके से एक बार बताना जरूरी है, बताना जरूरी है, बताना जरूरी है। जो बुक इस तरीका होता है उससे भी अभी हो जाएगा, बट ये तरीका थोड़ा जरूरी है। ये दोनों स्लिटों, ये S1 थी, ये S2 थी, दोनों के बीच में डिस्टेंस डी था, ये स्क्रीन तक का डिस्टेंस डी है, ये वेव्स ऐसे मिली थी, ऐसे गई थी। मैंने ये निकाला है बच्चों, ये था यहां से यहां तक x1, ये था यहां से यहां तक x2। दिस इज टोटल यहां से यहां तक x2, दिस इज टोटल यहां से यहां तक x1। तो जितना x1 था मैंने उतना ही x1 काट दिया, तो फालतू पाथ ये हुआ जो कि पाथ डिफरेंस है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो ये कितना हो गया था हमारे पास,
डी साइन थीटा होगा था ये, दिस इज डी, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज डेल्टा एक्स जो कि है डी साइन थीटा। समझ में आ गया होगा शायद आपको। एक वेव ये गई भाई और एक वेव ये गई इधर, ये बात आपको क्लियर होगी। बट अब साइन थीटा निकालना है। सिंस दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा आपको मालूम है ये है y और ये है d, तो दिस इज इक्वल टू y डिवाइड बाई d। y is the distance of point P on the screen where we have to observe the interference fringe। इंटरफेरेंस पैटर्न में जो फ्रिंज यहाँ पर ऑब्जर्व करनी है, ब्राइट होगी या डार्क होगी, और ब्राइट या फिर ब्राइट और डार्क के बीच की कोई बात होगी। तो भाई बात आपकी हो गई है, आपको पता हो सकता है आपको इसमें दिक्कत हो, और तरीका मेरे पास है वो बताऊंगा, लेकिन कुछ देर के लिए शांति का योगदान दें। x2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, d इंटू साइन थीटा, जो अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा है, तो इट इज y इंटू डी डिवाइड बाई टी। ये चीज आई, ये चीज मैंने कर ली इस तरीके से। बहुत जरूरी है इस तरीके को मास्टर करना। x2 माइनस x1 वापिस से लिखता हूं, y मतलब स्क्रीन के ऊपर इस पॉइंट ऑफ सिमेट्री से ओ से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पर इंटरफेरेंस फ्रिंज ऑब्जर्व की जानी है, इनटू छोटा डी डिवाइड बाय बड़ा डी। ये आपको याद रखना पड़ेगा आपका कंपटीशन क्रैक होने तक, चाहे नीट की तैयारी कर रहा हो, केवीपीआई की तैयारी कर रहा हो, चाहे आईआईटी एडवांस मेंस की तैयारी कर रहा हो। जिस तरीके से मैंने डेरिवेशन किया उस तरीके से बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता है तो कोई नहीं, हमारे पास दूसरा तरीका है, लेकिन एक्सेप्ट तो आपने ये करना ही करना पड़ेगा। आपको समझना तो पड़ेगा, और वो खास बड़ी बात है भी नहीं। आपको समझने में दिक्कत इसलिए थी क्योंकि जो सिचुएशन है वो बोर्ड पे नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि डी इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल डी। अब इसको, इसी चीज को, डेरिवेशन हो गया एक तरीके से, इसी चीज को थोड़ा गंदा हो गया, बोर्ड में सारा ही मिटा कर रहा हूँ, इसी चीज को मैं दूसरे मेथड से भी आपको करके बता रहा हूँ, वो मेथड भी आपको आना चाहिए। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, कभी किसी तरीके से हम चीजें करते हैं, हालांकि बहुत सारी चीजें तो आपको वैसे ही याद होने वाली हैं, फिर भी ये स्लिट थी S1, और भाई ये स्लिट आपकी S2, ये टोटल D था, तो ये है D बाई टू, एंड दिस ऑल्सो इज D बाई टू, एंड ये स्क्रीन, हरे राम, ये स्क्रीन, दिस पॉइंट O, और ये कोई पॉइंट P, ये रास्ता x1, ये रास्ता x2, ये रास्ता x2, किसी बच्चे ने कोई मैसेज किया है, देख लेता हूं। कैमरा हिल गया, ओके ओके, ठीक है बेटी। युक्ति ने लिखा कि सर कैमरा हिल गया, अभी हिला है ना बेटी, इससे पहले तो ठीक था। इसे पीछे जो बताया क्लियर हो गया था युक्ति, मेन काम हमारा हो गया है वो, बट वो मैंने रिपीट करना है किसी और मेथड से बस। आज तो ठीक ही नहीं बन रहा कैमरा। चल तो रहा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा तो है, काम चल जाएगा। ठीक है ना युक्ति, अब तो चलो, ये x2 हमने x2 माइनस x1 निकालना है, और बस अभी निकल जाएगा।
this is d by 2. Again, this is also d by 2, and this is point P, point where the interference means a particular interference means is to be seen कि यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी की इंटरफेरेंस पिंज है। तो बच्चों x1 की वैल्यू लिख दूं, x1 स्क्वायर पाइथागोरस तो हम लगाऊंगा और कुछ नहीं लगाता। x1 स्क्वायर इज दिस इज कैपिटल डी, यहां से यहां तक कैपिटल डी है, ऑलरेडी आपको मालूम है। दिस इज कैपिटल डी का स्क्वायर प्लस ये व्हाट इज दिस इज y माइनस डी बाई टू, y माइनस डी बाई टू का स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर, दिस इज d स्क्वायर प्लस, ये आसान है उस वाली बात से, बट वो वाली बात वो उसको बताने में थोड़ा सा हमारे को दिक्कत होती है, जीभ तुतला जाती है, क्योंकि हमने पैरेलल तो दिख तो रही नहीं है यहाँ पे बोर्ड पे, और बार बार हम क्लास में तो फिर भी हो जाता है, क्लास में बोर्ड काफी लंबा चौड़ा है तो कोशिश करके हम दूर तक ले जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। तो डी स्क्वायर प्लस वाई, देखो जरा ये है, ये दिस इज x2 देखो, ये तो y प्लस डी बाई टू, वाई प्लस डी बाई टू, वाई प्लस डी बाई टू इसका स्क्वायर, तो पाइथागोरस तो हम लगाई मैंने। अब क्या कर दूं, x2 स्क्वायर में से x1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो d से तो d कट जाएगा, d स्क्वायर से d स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर खोलूंगा तो y स्क्वायर से y स्क्वायर भी कट जाएगा, d स्क्वायर बाई 4 से d स्क्वायर बाई 4 भी कट जाएगा, और यहाँ पर आएगा क्या 2 इंटू वाई इंटू डी बाई टू, यानी y इंटू डी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा y इंटू डी, इसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 y इंटू डी बाई टू, तो सो इट इज दिस, सो व्हाट इज दिस इज 2y, आपको समझ में आ गया होगा ये बिल्कुल, तो दैट इज 2 इंटू वाई इंटू डी, इसको मैं फैक्टराइज कर लूं, x2 माइनस x1 इंटू x2 प्लस x1 इक्वल टू 2 इंटू वाई इंटू डी, सिंस भी लिख देता हूं भाई, देखो कितनी बड़ी बात, सिंस भी लिख दिया मैंने, सिंस d इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल d, इसलिए x1 प्लस x2 दैट इज, ये x1 भी नियरली d है यार, x2 भी नियरली d है, लेकिन बिल्कुल d नहीं है, इसलिए इनका डिफरेंस जो कि बहुत कम है, ये बहुत मायने रखता है, लेकिन इनका सम तो नियरली 2d होगा, दिस इज नियरली 2d। तो हमारे पास क्या भी बात आ गई, तो देखो जो बात मैंने तब कही थी वही बात आ गई, x2 माइनस x1 इंटू 2d इज इक्वल टू 2 इंटू वाई इंटू डी, 2 से 2 काट डाला, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू वाई इंटू स्मॉल डी डिवाइड बाई कैपिटल डी, ये लिख रखा पहले से ही, जिससे आपको वापिस से पिछली बात भी दिख जाए, तो चाहे किसी तरीके से डेरिवेशन कर लें, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, इसको आप भूलने की हिमाकत कर नहीं सकते हो, ये डायरेक्ट यूज करूंगा मैं आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, कुछ तो अभी भी करवाऊंगा, जो मैं पहले किया था वो भी वापस से दिखा देता हूं यहीं पे, बहुत आसान है वो, मैंने पैरेलल करके आपको दिक्कत में डाल दिया था, भैया ये एंगल थीटा है, एक्चुअली ये एंगल, यही एंगल थीटा है, दिस एंगल थी, क्योंकि ये नियरली पैरेलल है तीनों लाइनें, तो आप देखो ये है x2 माइनस x1, यहाँ से यहाँ तक तो ये रास्ता और ये रास्ता बराबर काट लिया, तो ये हो गया x2 माइनस x1, दिस नोटोरियस थिंग, दिस x2 मान डेल्टा x बोल दिया, डेल्टा x डिवाइड बाई, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू sin थीटा which is nearly equal to tangent theta, and therefore this is equal to y divided by capital D, so delta x is equal to y divided by capital D into small d, एक झटके का है ये, एक झटके का है, ऐसे करके देखें तो, क्योंकि इस प्रकार करने से तुरंत हो जाता है,
शुरू में समझ में मुश्किल होती है, इसलिए पहले इस तरीके से करके बताया था, क्योंकि आपने ऐसे ही करना है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त। जो भी है हर तरीके से हमने देख लिया, एक चीज से हमने छुटकारा पा लिया, तो चीज से छुटकारा पा लिया तो काहे को डायग्राम को गंदा करें, इस फालतू की चीज को मिटा दें, चल भाई मिट जा, और मिट गई है, डेरिवेशन हो ही गया है। जो मेन बात है वहां पर अब फोकस करने वाले हैं। मेन बात पे फोकस करना है भाई, तेरा क्या होगा कालिया, उस बात पे, यानी तेरा क्या होगा पॉइंट पी, इस बात पे हमने फोकस करना है। पॉइंट पी का क्या होने वाला है यह देखना है, अभी दिख जाएगा बस। S1 S2 S2 S1 और वो स्क्रीन, ठीक है बच्चों, ये गई वेव यहाँ, ये गई ये गई ये पहुंच गई, ये गई ये गई ये पहुंच गई, ये गई ये गई ये पहुंच गई, दोनों वेव्स यहाँ पर पहुंच गई। तो दोनों वेव्स के बीच यहाँ पर कितना फेज डिफरेंस होगा, डेल्टा फाई, वो हम निकाल दें, जो ऑलरेडी आपको मालूम है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, जो कि हमने जीरो लिया है, प्लस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज x2 माइनस x1। फिलहाल मैं पूरा डेरिवेशन कर रहा हूँ ये मानते हुए कि इन ये प्लेन ऑफ स्लिट्स एंड स्क्रीन के बीच में एयर है या निर्वात यानी फ्री स्पेस है। एयर ही होती है बच्चों फ्री स्पेस, पैदा करने का खर्चा कौन उठाएगा, एयर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फ्री स्पेस के आसपास ही हैं। तो दिस इज एज गुड एज ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो ये हमारे पास आई, और डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 यदि जीरो है, जो कि मैं कर रहा हूं, देखो ध्यान, यदि बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, इफ करके बोल रहा हूं, इफ डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 इज जीरो, तो वहां पर फेज डिफरेंस कितना, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू, अब समय आ गया है, इसको लिख दें, y इंटू डी डिवाइड बाई कैपिटल डी। तो पॉइंट पी पे जब दो कोहेरेंट वेव्स पहुंची, वेव नंबर 1 वेव नंबर 2, उनके बीच यहाँ पॉइंट पी पर इतना फेज डिफरेंस है जी, बस इतना ही तो चाहिए था, बाकी तो सब कुछ आपने पहले ही निकाल रखा है, इसलिए इसलिए को भी हाईलाइट कर दिया था। इसलिए नंबर 1 ब्राइट फ्रिंज यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम के लिए ये फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वाई इंटू स्मॉल डी डिवाइड बाई बड़ा डी, इट शुड बी इक्वल टू, नॉट शुड बी, मस्ट बी इक्वल टू, क्या बोलो, 2n पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, या फिर इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो 2 पाई से तो 2 पाई काट डाला जी, तो देखो y की वैल्यू कितनी आई, n इंटू लैम्डा इंटू डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। हरिओम। तो भाई YDSC में स्क्रीन पे इन जगहों पर n की वैल्यू शुरू करेंगे जीरो से, n की वैल्यू जीरो पर क्या बन गया, सेंट्रल मैक्सिमम। अब अगेन आई टेल यू, इफ करके बात है, अगर ये जीरो नहीं होता तो यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम नहीं होता, तो इंटरफेरेंस पैटर्न या तो ऊपर या नीचे शिफ्ट हो गया होता, कोई बात नहीं, इस पे हम क्वेश्चन में से निपट लेंगे। तो भैया इन जगहों पर ब्राइट फ्रिंज होगी, यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, नंबर 1 y की वैल्यू जीरो पर होगा, नंबर नंबर 1 नहीं नंबर 0 बोलूंगा इसको मैं, सबसे पहले तो y की वैल्यू जीरो पर, यहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, फिर नंबर 1 n की वैल्यू 1 पुट कर दी, लैम्डा डी बाई डी पर होगा, फिर यहाँ यानी यहाँ पर भी होगा, जब n की वैल्यू -1 पुट करी, इसको भी y1 बोलूंगा, माइनस नीचे प्लस ऊपर, पहला इंटेंसिटी मैक्सिमम, पहला इंटेंसिटी मैक्सिमम सेंट्रल मैक्सिमम से इतनी ऊपर है या इतनी ही नीचे है, इतनी ही नीचे, नेगेटिव साइन देखो। ऐसे ही दूसरा, n की वैल्यू 2 पुट कर दी, 2 लैम्डा डी बाई डी,
या फिर नीचे देख लें, नीचे क्या -2 लैम्डा डी बाई डी, यहाँ पर सेकंड इंटेंसिटी मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, सेकंड इंटेंसिटी मैक्सिमम, फर्स्ट इंटेंसिटी मैक्सिमम, ये सारी बात जो मैं कर रहा हूँ, इन बातों को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि इंटरफेरेंस जो फ्रिंज बनेंगी उनकी शेप कैसी होगी। अगर देखो, अगर 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 अभी इसको मैं अधूरा छोड़ देता हूं यहाँ पर, बस थोड़ी सी बात है, ये तो कुछ है भी नहीं, बचाई कुछ नहीं है बच्चों। अगर ये स्लिट के बजाय पिन होल होता, स्लिट के बजाय पिन होल होता, ऐसे पिन होल होता, स्लिट अभी समझ में आ जाएगी। दिस एस इंस्टेड ऑफ ए स्लिट हैड इट बीन ए पिन होल, और मैंने, आप याद रखो, मैंने बार बार क्या है, आई एम टेकिंग ए पॉइंट ऑन दिस स्लिट, और पॉइंट ऑन ए स्लिट मींस ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। मैंने पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बोल के ये सारी बात बताई है, तो सचमुच ही पॉइंट सोर्स कंसीडर कर लूं। इस स्क्रीन में कोई खाली पिन होल है, पिन होल समझ रहे हो ना, स्क्रीन में एक पतली सी पिन चुभ दी और एक होल बना दिया, उसको पिन होल कहेंगे। और ये है भाई क्या, प्लेन ऑफ स्लिट्स। आप एक, आपके पास एक प्रश्न छोड़ने वाला हूं अभी, आपको एक, मैंने इंटरफेरेंस फ्रिंज के बारे में बताया था। इंटरफेरेंस फ्रिंज इज लोकस ऑफ, एन इंटरफेरेंस फ्रिंज इज लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स एट विच द सुपरपोजिंग वेव्स मीट इन सेम फेज डिफरेंस कंडीशन। सेंट्रल मैक्सिमम की डेफिनेशन, द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स एट विच superposing waves meet in a phase difference condition of zero phase difference. First maximum, the locus of all such points, the locus of point, all such points तो बुरी इंग्लिश होगी, locus of a point at which the superposing waves meet in a phase difference of 2 pi। तो इंटरफेरेंस फ्रिंज की डेफिनेशन मैंने बता दी है। ये प्लेन ऑफ स्लिट्स है, प्लेन ऑफ स्लिट्स के बजाय अब मैं क्या कर दूंगा, इसको प्लेन ऑफ पिन होल्स कर दूं। एक पिन होल ये और एक पिन होल ये, स्लिट के बजाय खाली 2 पिन होल हैं। प्रश्न आपके सामने अभी आ जाएगा। और ये है क्या, महान स्क्रीन, दिस इज द स्क्रीन। भगवान की असीम कृपा से डायग्राम ठीक बन रहा है। क्या पता कब पेन फिसल के और स्मूथनेस और एक बार पेन इस बोर्ड में फिसल जाता है तो बार बार मिटाता हूं तो जो इंक है उस बोर्ड को और स्मूथ कर देती है बच्चों, फिर अच्छी ड्राइंग बन ही नहीं पाती है। युक्ति नॉन मेडिकल, बी सीरियस, आई होप यू विल बी द फर्स्ट टू आंसर दिस। क्या पता कौन सबसे पहले आंसर देगा, बट मुझे अभी युक्ति नॉन मेडिकल याद आई थी तो इसलिए मैंने उस लड़की का नाम बोल दिया है। प्रश्न बच्चों इतना है बस, किस स्क्रीन के ऊपर जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, अगर स्लिट होती तो इंटरफेरेंस पैटर्न भी क्या थी, स्ट्रेट फ्रिंजेस थी, लेकिन अब स्लिट्स के बजाय क्या है, ये पिन होल है S1, ये भी क्या है, पिन होल S2, ये यहाँ पर सोर्स भी एक पिन होल है, तो ये दो कोहेरेंट पिन होल पॉइंट सोर्सेज बन गई। इस स्क्रीन के ऊपर, इस स्क्रीन के ऊपर जो मैंने सेक्शन लिया था पहले, ये लाइन Y थी बच्चों, ये लाइन थी Y, ये पॉइंट O था, ये वाला पॉइंट O। तो मुझे बताएं इंटरफेरेंस पैटर्न इस स्क्रीन के ऊपर कैसा दिखेगा बालकों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तकरीबन किताबों में ये प्रश्न है, एक बार किसी अच्छे एग्जाम में आया भी हुआ है, और इसका आंसर बच्चा अगर ठीक से स्टडी नहीं कर रखी है बच्चे ने तो गलत आने के भी पूरे चांस होते हैं। टेल मी व्हाट विल बी द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। Diagram is so clear. I'm totally happy with my this drawing. अच्छा बस जल्दी से बता दो, जल्दी से। सेंट्रल मैक्सिमम के बारे में सोचो पहले, सेंट्रल मैक्सिमम इस स्क्रीन पे कहां पर होगा। सेंट्रल मैक्सिमम माने वो पॉइंट जिस पॉइंट पर कोहेरेंट सोर्सेज से चलने वाली वेव जीरो फेज डिफरेंस वाली कंडीशन में मिली। सपोज डेल्टा 1 माइनस डेल्टा, मैं डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 जीरो लेकर ही सब कुछ कर रहा हूं। आयुष 1, आर यू हेयर? आयुष 1, जिसको आयुष 1 बोलता हूं लड़का,
वो प्यारा सा लड़का क्लास में है क्या बेटा? कुणाल, आप कह रहे हो कि सेंट्रल मैक्सिमम खाली एक पॉइंट होगा, यानी जो इंटरफ्रेंस पैटर्न होगा वो डॉट डॉट होंगे, ब्राइट डॉट, डार्क डॉट, ऐसा कुछ? कुणाल, कुणाल, आयुष शर्मा ने कुछ लिखा है। कुणाल, कुणाल, आपकी बात अभी कंसीडर कर रहे हैं हम, देखते हैं और बच्चे क्या लिखते हैं। आयुष, कुणाल, वैसे आपकी बात जो है ना उसको दोबारा से सोचो बेटा, यू हैव टू थिंक इट अगेन। युक्ति, आपने ठीक लिखा है, थोड़ा सा और इसको और अच्छी भाषा लिख सकते हो। बिल्कुल ठीक लिखे हो, लेकिन युक्ति आप बिल्कुल उसकी शेप भी बनाओ, कैसे कैसे बनेगी वो, कैसी बनेंगी, कैसे दिखेंगी? ये जो मेरा डायग्राम, इसके अकॉर्डिंग आप ये स्क्रीन शॉट कैसे ही उस पे लाइनें खींच दो, या डॉट छोड़ दो, या सर्कल खींच दो, जो भी तुम्हें समझ में आए वो खींच दो। स्ट्रेट लाइन खींचोगे या सर्कल खींचोगे, डॉट लगाओगे, वो सब बनाकर मुझे बताओ जी, ऐसी दिखेंगी। अब तक जो तुमने आंसर दिया युक्ति वो बिल्कुल ठीक दिया है। बिल्कुल बिल्कुल शिवम, सो गुड, आपका आंसर 16 ने सच है। शाबाश बेटा। और बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आयुष शर्मा गलत हो गया बेटा। चलो कुणाल, आपसे भी गलत गड़बड़ हो गई। देखो जरा, थिंक अबाउट दिस लाइन, इस लाइन के बारे में सोचो कुणाल एंड अदर्स। इस लाइन पे यहां से चलने वाली वे, आने वाली वेव और यहां से आने वाली वेव, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। ऐसे ही इस पॉइंट पे यहां से आने वाली वेव और यहां से आने वाली वेव से बराबर दूरी है। इस पॉइंट पे भी, तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन पे S1 S2 से आने वाली वेव्स सेम ऑप्टिकल पाथ में आई है, यानी ये पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस, अब समझ गए होगे शायद। हाँ बिल्कुल शिवम, आपने बिल्कुल, अरे यार तुमने तो मेरे स्क्रीनशॉट के ऊपर लाइन खींची, बिल्कुल, बहुत अच्छा शिवम, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। बिल्कुल बिल्कुल शिवम, सो गुड सो गुड। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई? इस स्ट्रेट लाइन के जितने भी बिंदु होंगे, जितने भी बिंदु होंगे स्ट्रेट लाइन पर, सारे के सारे बिंदु, कोई भी एक पॉइंट ले लें स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ये स्ट्रेट लाइन कैसी स्ट्रेट लाइन है? दोनों पिन होलों को ज्वाइन करने वाली लाइन, दोनों पिन होलों को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट से हमने स्क्रीन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से हमने एक लाइन खींची, कैसे खींची? इन दोनों पिन होलों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर, ये। तो इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर चाहे ये पॉइंट ले लें, इस पॉइंट पर ये रास्ता और ये रास्ता बराबर होंगे। तो इस पॉइंट पर यहां से और यहां से आने वाली वेव्स जीरो फेज डिफरेंस मिलेगी, तो ये भी सेंट्रल मैक्सिमम है। इतना तो थ्री इमेजिनेशन कर ही लोगे। जैसे ये पॉइंट ले लें, ये और ये रास्ता बराबर है, तो यहाँ पर भी फेज डिफरेंस कितना होगा? जीरो, ये भी सेंट्रल मैक्सिमम है। तो सेंट्रल मैक्सिमम क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन सेंट्रल मैक्सिमम होगी। दिस स्ट्रेट लाइन विल बी सेंट्रल मैक्सिमम, दिस स्ट्रेट लाइन विल बी सेंट्रल मैक्सिमम। ब्राइट के लिए मैंने सब कुछ गंदगी मिटाकर इसको व्हाइट छोड़ दिया है। इसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर गए, इससे एक पूरी लाइन बन जाएगी। इस पूरी लाइन के ऊपर यहाँ से आने वाली और यहाँ से आने वाली वेव्स के बीच में जो भी पाथ डिफरेंस होगा, जितना यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, उतना ही यहाँ पर भी होगा, उतना यहाँ पर भी होगा। तो ये सारी की सारी सपोज फेज डिफरेंस पाई वाली कंडीशन में है, तो फिर आपके पास क्या बन जाएगी? एक डार्क डार्क फ्रिंज, यानी डार्क फ्रिंज मतलब काफी कम इंटेंसिटी की लाइन बन जाएगी। फिर 2 पाई फेज डिफरेंस वाली, फिर 2 पाई फेज डिफरेंस वाली वगैरह। तो कैसी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेगी? स्ट्रेट इन लाइन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेगी।
स्ट्रेट लाइन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेगी सेंट्रल मैक्सिमम के पैरेलल, चाहिए पिन होल हो। कुणाल समझ में आ गई क्या बात? आयुष शर्मा समझ में आ गई क्या बात? ये बड़ी बात है। ये सोच लो कि अच्छे क्वेश्चन, अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में ये शामिल है। तो अब अगली बात है कि हमने स्लिट क्यों रखी पिन होल के बजाय। एक्चुअली स्लिट ये है कि बहुत सारे पिन होल बना दिए हमने, ऐसे बहुत सारे पिन होल, एंड मैनी पिन होल्स प्लेस ज्वाइंटली मेक स्लिट। इसलिए क्योंकि अगर खाली पिन होल होता तो रोशनी बहुत कम होती है यार, सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, फर्स्ट मैक्सिमम की डार्क फ्रिंज, यानी जो डार्क फ्रिंज बनती है और ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी मतलब इतनी कम इंटेंसिटी होती है, हम देख ही नहीं पाते। इसलिए एक पॉइंट पिन होल, ये एक पॉइंट पिन होल, ये भी अपना इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे, ये पिन होल और ये भी अपना इंटरफेरेंस पैटर्न वही बनाएंगे। तो भैया सेंट्रल यानी जितने भी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएंगे उनकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा हो जाएगी। तो स्लिट का मतलब है मैनी पिन होल्स प्लेस टुगेदर। तो अगर पिन होल के बजाय स्लिट है, स्लिट, ये भी एक स्लिट है और ये भी एक स्लिट है, तो भैया इंटरफेरेंस पैटर्न में इंटेंसिटी मैक्सिमम पे अच्छी खासी लाइट होगी। और स्लिट में को तो बच्चे अच्छे समझ लेते हैं। तो ये बात बतानी जरूरी थी बालकों, और यह बहुत अच्छे से बन गई। अब तो स्लिट वाला 3D डायग्राम भी खूब अच्छे से बन गया है ऐसा होने से। तो ये दो स्लिट है और ये भी कोई एक स्लिट है, ठीक है बच्चों, ये भी एक स्लिट है, ये भी दो स्लिटें हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न स्लिटों के पैरेलल ही बनेगा। तो ये सेंट्रल मैक्सिम था बच्चों। अब देखो जरा, अब ये 3D डायग्राम भी और वो भी आपके सामने है। ये था भाई सेंट्रल मैक्सिम वाली फ्रिंज, सीएम वाली फ्रिंज, और यहां से वाई डिस्टेंस पे ऊपर भी, वाई एन डिस्टेंस पे और वाई एन डिस्टेंस पे नीचे भी यहाँ पर एक ब्राइट फ्रिंज है और यहाँ पर भी ब्राइट फ्रिंज है। तो एन की वैल्यू एन है और यहाँ पर वाई की वैल्यू यहाँ पर तो कितनी है, एन इंटू लैम्डा इंटू डी डिवाइड बाई डी। और नीचे भी कितनी है, इतनी, लेकिन ये ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है तो नीचे ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव। सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और ये विजुअलाइजेशन भी आपको करवाना था, ये भी मैंने करवा दिया है। अब भाई बच्चों बात ये है कि एक ब्राइट फ्रिंज और दूसरी ब्राइट फ्रिंज, एक ब्राइट फ्रिंज और दूसरी ब्राइट फ्रिंज, एन वी ब्राइट फ्रिंज और एन माइनस वन वी ब्राइट फ्रिंज, दो कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। इसमें से एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। इसको बीटा से हम डिनोट करते हैं, और बीटा अक्सर ये स्टैंडर्ड सिंबल होता है। तकरीबन लोग बीटा सिंबल यूज करते हैं, कोई मतलब तकरीबन लोगों के लिए स्टैंडर्ड सिंबल है। कोई एक आध इसके बजाय कोई और सिंबल भी यूज कर सकता है, तो मनाही भी नहीं है करने को, तो किसी के लिए भी कुछ और सिंबल यूज कर सकता है। तो फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन हो गई है एन वी ब्राइट फ्रिंज और एन प्लस वन वी ब्राइट फ्रिंज के बीच डिस्टेंस, या फिर दो कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस। ये बात हो गई। अब भाई डार्क फ्रिंज, अब इनको फ्रिंज बोलेंगे। मैंने इसको इंटेंसिटी मैक्सिमम के बजाय ये बोल सकता था, क्योंकि फ्रिंज पैटर्न बता नहीं था, इसलिए मेरी जुबान अटक रही थी, तो बता ही दिया है क्या ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन हमने डिटरमाइन कर ली है। अब किसकी पोजीशन डिटरमाइन करूं बच्चों में, डार्क फ्रिंजेस की। ये तो मिटा देता हूं। अभी आप ये देखो जरा, फेज डिफरेंस कितना आया था वहां पर, फेज डिफरेंस कितना आ गया था, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी थी, वाई इंटू डी डिवाइड बाई कैपिटल डी। अब मैं डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन देख रहा हूं। डार्क फ्रिंजेस कहां पर होंगी, जहां पर ये फेज डिफरेंस कितना हो, 2n प्लस माइनस 1 पाई हो, ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो। प्लस कब लेंगे n माइनस, ये प्लस वन कब लेंगे, माइनस वन कब लेंगे, ये भी अभी आपको बता दूंगा। ये तो आपने ध्यान रखना है बच्चों, मिटा रहा हूं, जगह नहीं है। कंडीशन मैंने लिख दी है, पाई से पाई काट डाला जी, काट डाला। लैम्डा ऊपर भेज दिया जी और डी भी ऊपर भेज दिया जी, छोटा डी नीचे ले आए जी, दुआ भी नीचे ले आए। लो ये हो गई बात।
इसको yn लिख दूं तो nv डार्क फ्रिंज स्क्रीन पे कहां पर होगी, n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करो, आपको इससे पता चल जाएगा। अभी देखो जरा, बहुत जरूरी तरीके से आपने इस बात को ध्यान से सुनना है। ओड इंटीजर आप जब भी सिलेक्ट करोगे हमेशा ये परेशानी रहेगी, और आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप के हिसाब से आपने ओड इंटीजर का चयन ठीक से करना पड़ेगा, इवन में परेशानी नहीं होती है। n इज इक्वल टू 0 पर हमने तो सेंट्रल मैक्सिमम आना था, तो n इज इक्वल टू 0 के लिए हम सेंट्रल मैक्सिमम लेकर चलेंगे, यानी फर्स्ट डार्क फ्रिंज हम n इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे। तो देखो यहां पर तो फेज डिफरेंस था 0 और यहां पर फेज डिफरेंस आ गया, सपोज फर्स्ट ब्राइट है, फर्स्ट ब्राइट, ध्यान से सुनना, ये फर्स्ट ब्राइट है, इस यहां से यहां तक के बीच में फर्स्ट डार्क है, यहां पर फेज डिफरेंस कितना आया था 2 पाई, तो यहां पर फेज डिफरेंस कितना होगा पाई, ठीक है, फेज डिफरेंस पाई। वापिस से फेज डिफरेंस वाली बात लिखनी पड़ेगी, फेज डिफरेंस आया था 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स कितना था y इंटू छोटा d डिवाइड बाई बड़ा डी। मुझे चाहिए फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी, फेज डिफरेंस की वैल्यू चाहिए मुझे, ये फेज डिफरेंस की वैल्यू मुझे कितनी चाहिए, ये चाहिए मुझे पाई चाहिए, कितनी चाहिए मुझे पाई चाहिए, पाई फर्स्ट डार्क के लिए, फर्स्ट डार्क के लिए, फर्स्ट डार्क के लिए मुझे अगर पाई चाहिए ये फेज डिफरेंस, तो एक बार देखें जरा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फर्स्ट फेज डिफरेंस यहाँ पर पाई होगा, यहाँ पर फर्स्ट डार्क होगी, अरे यहाँ पर +1 लू या -1 लू, इसका सिलेक्शन मैंने करना है, इसलिए इस पर एक बार बोल रहा हूं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, पाई से पाई काट दिया, ये लैम्डा इंटू डी डिवाइड बाई 2d। तो जहां पर y की वैल्यू इतनी है वहां पर पहली डार्क फ्रिंज होगी, और y की वैल्यू इतनी आने के लिए, क्योंकि n की वैल्यू हमने 1 से स्टार्ट करनी है, n की वैल्यू 0 पर तो सेंट्रल मैक्सिमम है, तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है। अगर मैं यहाँ पर ये लिया होता तो n की वैल्यू पर यहाँ पर 3 आ गया होता, और जहां पर ये 3 आएगा ना, यहाँ पर 3 आएगा, जहां पर 3 पाई होगा वहां पर सेकंड डार्क फ्रिंज होगी, यानी y की वैल्यू यदि 3n/2 हो, 3 लैम्डा d/2d हो, तो वहां पर तो सेकंड डार्क फ्रिंज होगी, फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए पाई है। तो भैया देखो जरा, प्लस नहीं, यहां से आपने -1 लेना पड़ेगा। ये बात हो सकता है आपको कम समझ में आई हो, मैंने समझाने का सारा तरीका आपको बता दिया है। तो भाई फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऊपर ऊपर पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए, डार्क फ्रिंजों के लिए पहली दूसरी तीसरी ओड इंटीजर का आपने सिलेक्शन करने के लिए 2n-1 लेना पड़ेगा। आपने बात समझ ली है। अब और एक और बात खतरनाक हो गई, ये तो क्या, फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n, n की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, यानी n इज इक्वल टू 1 2 3 एटसेट्रा, n की वैल्यू 1 पुट करोगे पहली डार्क फ्रिंज आ जाएगी, n की वैल्यू 2 पुट करोगे सेकंड डार्क फ्रिंज आ जाएगी, n की वैल्यू 3 पुट करोगे थर्ड डार्क फ्रिंज आ जाएगी। और भाई बच्चों अब अगली बात कर लें, नीचे ये तो सेंट्रल मैक्सिमम है, यहाँ पर फर्स्ट ब्राइट आएगी जहां पर फेज डिफरेंस कितना है -2 पाई, यहाँ पर फर्स्ट डार्क आएगी जहां पर फेज डिफरेंस कितना है -पाई। तो भाई दोबारा से मैं क्या करूं, दोबारा से अब ये तो हो गया था ऊपर के, तो अब फेज डिफरेंस इतना था, मुझे फेज डिफरेंस कितना चाहिए -पाई चाहिए फर्स्ट डार्क के लिए, फेज डिफरेंस मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए -पाई चाहिए, इसके लिए फर्स्ट डार्क के लिए नीचे n की, मैंने n को अगर नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू दूंगा तो वहां से लूंगा मैं। अब देखो वहां पर y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू तो कितनी आ गई, y की वैल्यू तो आ गई, अगेन नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस लैम्डा इंटू डी डिवाइड बाई 2d, यहाँ पर फर्स्ट डार्क फ्रिंज आएगी नीचे, और मैंने क्या लिखा था, मैंने y लिखा था ऐसे, yn इज इक्वल टू 2n प्लस -1 लैम्डा इंटू डी डिवाइड बाई 2, ये कंडीशन आई थी, तो n को मैंने -1 वैल्यू देनी है, पहले मैं -1 दूंगा, और सपोज मैं ये वाली बात को यहाँ भी फॉलो कर दूं, सपोज ओड इंटीजर में 2n-1 लूं, तो जैसे n की वैल्यू -1 लूंगा तो ये -3 आ जाएगा, और फिर तो सेकंड डार्क फ्रिंज आ जाएगी,
तो n की वैल्यू -1 लेने पर फर्स्ट डार्क फ्रिंज आए तो मुझे ओड इंटीजर का चयन ये करना पड़ेगा। अब n की वैल्यू पुट करोगे -1 तो -2 + 1 कितना, ये बात आ गई। तो बच्चों मैंने बता दी है, बाकी आपको खुद भी मेहनत करनी चाहिए। अल्टीमेटली बात ये आ गई कि डार्क फ्रिंज के लिए ये एक बार मेहनत लगती है उसके बाद, और ये हर बार लगेगी जब भी नया एक्सपेरिमेंट आप करोगे, नया एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप फ्रिंज पैटर्न को एनालाइज करोगे। तो एनवी डार्क फ्रिंज के लिए y की पोजीशन निकालने के लिए फार्मूला कब होगा, व्हेन n इज -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा, यानी नेगेटिव इंटीजर के लिए। तो नेगेटिव इंटीजर के लिए n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे, नेगेटिव इंटीजर के लिए n की वैल्यू 1 से -1 से स्टार्ट करोगे, तो भैया आपने डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन ऐसे लेनी पड़ेगी, बता दिया है मैंने। इसमें भी दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस, दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस yn -1, ये आप देखोगे तो वही आएगा क्या, लैम्डा इनटू बड़ा डी डिवाइड बाय छोटा डी, और इसको हम क्या कहेंगे, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए, और फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन भी। फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन टू, डिस्टेंस के बजाय मैं थोड़ा और बेहतर बोलूं, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज जब एक्सपेरिमेंट करोगे थोड़ी सी फैली हुई आपको दिखाई देगी, एकदम से इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी। इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंज के सेंटर से लेकर और डार्क फ्रिंज आने तक ग्रेजुअली डिक्रीज होती जीरो होगी, या मतलब मिनिमम होगी जीरो, अगर दोनों से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी सेम है तो। बच्चों सेंटर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज बोले, फ्रिंज विड्थ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और सेंटर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, एंड इट्स एक्सप्रेशन इज लैम्डा इनटू बड़ा डी डिवाइड बाय छोटा डी। और ये क्यों याद रहना चाहिए, एक मिनट बच्चों अटेंड करना पड़ेगा फोन। हाँ जी संजू जी, कोई बात नहीं। 2100 का तो पूरी सीट के साथ है ना, पिछली बार भी तो लगवाया था हमने। 2100 का तो पूरी सीट के साथ आया, सीट कवर के साथ आया था ना। जैसे अभी 1 महीना पहले मेरे दूसरे टॉयलेट की सीट का कवर टूट गया था, तो ये हिंज प्लस हाइड्रोलिक और जो सीट कवर ऊपर जो ढक्कन होता है, ढक्कन का मिल मिलाकर सारा 2100 का बैठा था ना। मेरे पास बिल है ना, मेरे पास बिल है कॉलर का, आपके पास फोटो खींच के भेज दूंगा। 2100 का तो तब है जब सारा कुछ जो सीट कवर है ऊपर पूरा उसके साथ है। और वो जब आए थे आप पीछे, आपकी कॉलर की कंपनी से आए थे, उसका बिल मेरे पास है जिसमें 2 साल की वारंटी भी रखी है। तो वो कह रहे थे कि हिंज वगैरह का तो सारा हिंज और पेंच वगैरह मिलाकर तो ये कितना था, ये 1100-1200 का कुछ बोल रहा था। फिर मैंने कहा चलो सीट कवर के सारा पूरा ही चेंज कर जाओ, पूरी असेंबली वो चेंज कर गए थे। बिल है, मैं फोटो खींच के आपके पास भेज दूंगा, सारा लिख रखा हूँ उसमें। हाँ बिल्कुल, आप ठीक इन्फॉर्मेशन ले लीजिए उनसे, क्योंकि मेरे पास तो बिल है ना, वो पूरा सीट कवर के साथ आता है साहब 2100 का। समझ रहे हो आप मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, बोलिए आप। सॉरी बच्चों, इसको याद करने में बच्चा थोड़ा सा गलती कर देता है, ऐसा कर देता है, और सारी कहानी खराब हो जाती है। प्लीज ध्यान रखें, याद रखने का आपका अपना तरीका हो सकता है। हाँ जी संजू जी, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों में क्लास एक मिनट, अब बच्चों क्लास ऑफ कर रहा हूं मैं अभी, है ऑफ कर दो आयुष।